हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी TSS एएनएम फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो रेबीज, मलेरिया, डेंगू पढ़ने वाले हैं आज फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में लेक्चर नंबर 10। तो पिछले वर्ष में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन टॉप 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर हाजिर है एकदम जीरो लेवल से। शुरुआत करते हुए हम 10वें लेक्चर तक पहुँच चुके हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 30 क्वेश्चन करेंगे, तो 30 में आपके कितने सही हो रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे ही शानदार क्वेश्चन पढ़ने के लिए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया से बचाव के लिए विकसित पहली वैक्सीन RTS किस घटक को लक्षित करती है? स्पोरोजोइट स्टेज या मेरोजोइट स्टेज या ट्रोफोजोइट स्टेज या गमेटोसाइट स्टेज। तो कह रहा मलेरिया से बचाव के लिए विकसित पहली वैक्सीन RTS कौन सी किस घटक को क्या कहती है, लक्षित करती है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्पोरोजोइट स्टेज। कह रहा है डेंगू वायरस के प्रसार को रोकने के लिए वोल्बबैकिया बैक्टीरिया का उपयोग कैसे किया जाता है? मच्छरों को मारकर, मच्छरों की प्रजनन क्षमता को कम करके, मच्छरों में डेंगू वायरस के संक्रमण को अवरुद्ध करके, मच्छरों की उम्र कम करके। तो कह रहा है डेंगू वायरस के प्रसार को रोकने के लिए वोल्बैकिया बैक्टीरिया का उपयोग कैसे किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मच्छरों में डेंगू वायरस के संक्रमण को क्या करते हैं, अवरुद्ध करके, यानी संक्रमण क्या करें, रोक करके। कह रहा है रेबीज संक्रमण के दौरान वायरस का प्रसार तंत्र में किस गति से होता है? रेबीज संक्रमण के दौरान वायरस का प्रसार तंत्र में किस गति से होता है? 1 से 2 मिलीमीटर प्रति घंटा या 3 से 5 मिलीमीटर प्रति घंटा या 10 से 15 या 50 से 100 मिलीमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है रेबीज का संक्रमण किस गति से होता है? तो हमारा 3 से 5 मिलीमीटर प्रति घंटा क्या होता है रेबीज का संक्रमण। यदि में क्या हमारे किसी भी तंत्र में क्या रेबीज का संक्रमण होता है तो वह कहा कितनी गति से होगा? 3 से 5 मिलीमीटर क्या होगा प्रति घंटा। कह रहा है गंभीर मलेरिया के मामलों में मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों विकसित होता है? लैक्टिक एसिड के अत्यधिक उत्पादन के कारण, किडनी फेलियर के कारण, इम्यून सिस्टम को ओवर एक्टिविटी के कारण या लीवर एंजाइम के असंतुलन के कारण। तो कह रहा है गंभीर मलेरिया के मामलों में मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों विकसित होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक एसिड के अत्यधिक उत्पादन के कारण। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा डेंगू से बचाव के लिए किस प्रकार की वैक्सीन डेनवैक्सिया विकसित की गई? mRNA वैक्सीन, लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन या सब यूनिट वैक्सीन। तो कह रहा डेंगू से बचाव के लिए किस प्रकार की वैक्सीन डेंगवैक्सिया विकसित की गई? तो हमारा 5वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन। तो लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा रेबीज संक्रमण में निग्री बॉडीज कहाँ पाए जाते हैं? यकृत कोशिकाओं में या तंत्रिका कोशिका में या लाल रक्त कोशिका में या त्वचा कोशिकाओं में। तो कह रहा निग्री बॉडीज कहाँ पाए जाते हैं? रेबीज संक्रमण में निग्री बॉडीज कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका कोशिकाओं में। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है मलेरिया के गंभीर मामलों में ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम किस कारण होता है? पल्मोनरी कैपिलरी लीक के कारण या वायरल संक्रमण के कारण या प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के कमजोर होने के कारण या उच्च प्लेटलेट काउंट के कारण। तो हमारा 7वां कह रहा है कि मलेरिया के गंभीर मामलों में ARDS किस कारण होता है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पल्मोनरी कैपिलरी लीक के कारण। नेक्स्ट, तो हमारा 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो 8वां क्वेश्चन कह रहा डेंगू शॉक सिंड्रोम यानी DSS के दौरान उच्च रक्तचाप में गिरावट का मुख्य कारण क्या होता है? तो डेंगू शॉक सिंड्रोम यानी DSS के दौरान रक्तचाप में गिरावट का मुख्य कारण क्या होता है? प्लेटलेट की अत्यधिक मात्रा या प्लाज्मा का रक्त वाहिकाओं से रिसाव या रक्त में वायरस की अधिकता या प्रतिरक्षा तंत्र की अति सक्रियता। तो कह रहा डेंगू शॉक सिंड्रोम के दौरान
रक्तचाप में गिरावट का मुख्य कारण क्या होता है? तो हमारा 8वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा का रक्त वाहिकाओं से रिसाव। तो प्लाज्मा का रक्त वाहिकाओं से रिसाव। बढ़ते हैं आगे। कह रहा रेबीज वैक्सीन को प्री एक्सपोजर प्रोहेलिक्सिस के रूप में कब दिया जाता है? प्रोहेलिक्सिस के रूप में कब दिया जाता है? केवल संक्रमण के बाद उन लोगों को जो उच्च जोखिम में हैं, सिर्फ बच्चों को या संक्रमित जानवरों को? तो कह रहा रेबीज वैक्सीन को प्री एक्सपोजर प्रोहीलेक्सिस के रूप में कब दिया जाता है? तो हमारा 9वां हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन लोगों को जो उच्च जोखिम में होते हैं उनको प्री एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट, कह रहा मलेरिया परजीवी की एरिथ्रोसाइटिक स्काइजोगोनी प्रक्रिया कहाँ होती है? लीवर कोशिकाओं में, अस्थिमज्जा में, लाल रक्त कोशिकाओं में, प्लीहा में? तो कह रहा मलेरिया परजीवी में एरिथ्रोसाइटिक इसकी जो गौनी प्रक्रिया कहाँ होती है? लीवर कोशिकाओं में या अस्थिमज्जा में या लाल रक्त कोशिकाओं में या प्लीहा में? तो हमारा 10वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रक्त कोशिकाओं में। एरिथ्रोसाइटिक स्किनोजोगोनी। नेक्स्ट, थोड़ा नाम कठिन है, क्वेश्चन का आंसर आसान है। कर डेंगू वायरस की पहचान के लिए टर्न इनक्वेट टेस्ट किस लिए किया जाता है? तो कह रहा TOURN टर्न या टू यूरिक्यूएट टेस्ट किस लिए किया जाता है? रक्तस्राव की प्रवृत्ति का मूल्यांकन करने के लिए, या रक्त में डेंगू एंटीजन की पहचान के लिए, या प्लेटलेट काउंट मापने के लिए, शरीर में जल प्रतिधारण का परीक्षण करने के लिए? तो हमारा डेंगू वायरस की पहचान के लिए ये जो हमारा टेस्ट है किस के लिए किया जाता है? तो हमारा 11 का राइट आंसर हो जाएगा रक्तस्राव की प्रवृत्ति का मूल्यांकन करने के लिए टर्न इक्वेट टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट, रेबीज वायरस का जीनोम किस प्रकार का होता है? डबल स्ट्रेटेड आरएनए या सिंगल स्ट्रेटेड आरएनए प्लस या सिंगल स्ट्रेटेड आरएनए माइनस या डबल स्ट्रेटेड डीएनए? तो हमारा 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि रेबीज वायरस में जो जीनोम किस प्रकार का होता है? तो जीनोम होता क्या था? सिंगल स्ट्रेटेड माइनस। तो सिंगल स्ट्रेटेड माइनस यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है सेरेब्रल मलेरिया का मुख्य कारण क्या होता है? मस्तिष्क में रक्त वाहिकाओं का अवरुद्ध होना, प्रतिरक्षा तंत्र की असामान्य प्रतिक्रिया, हाइपोक्सिया या न्यूरोट्रांसमीटर असंतुलन? तो हमारा 13वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क में रक्त वाहिकाओं का अवरुद्ध होना। नेक्स्ट, कह रहा डेंगू के दौरान प्लेटलेट की संख्या क्यों गिरती है? जिगर की क्षति के कारण, शरीर में पानी का कमी के कारण, अत्यधिक एंटीबॉडी उत्पादन के कारण, अस्थिमज्जा की कार्यप्रणाली में गड़बड़ी के कारण? तो 14वां कारण डेंगू के दौरान प्लेटलेट की संख्या क्यों गिरती है? तो हमारा 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थिमज्जा की कार्यप्रणाली में गड़बड़ी के कारण। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा रेबीज वायरस का कौन सा प्रोटीन प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से बचने में मदद करता है? जी प्रोटीन, एन प्रोटीन, एल प्रोटीन, एम प्रोटीन? तो कह रहा रेबीज वायरस का कौन सा प्रोटीन प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से बचने में मदद करता है? तो हमारा 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जी प्रोटीन। नेक्स्ट, कह रहा मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था मच्छर के पेट में विकसित होती है? स्पोरोजोइट, ओओसिस्ट या मेरोजोइट या ट्रोफोजोइट? तो कह रहा मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था मच्छर के पेट में विकसित होती है? तो हमारा 16वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओओसिस्ट। नेक्स्ट, कह रहा डेंगू संक्रमण में कैपिलरी लीक सिंड्रोम का मुख्य कारण क्या है? कारण क्या होता है? इम्यून सिस्टम की ओवर एक्टिविटी या प्लेटलेट का कम होना या वायरल लोड का बढ़ना या हेपेटाइटिस संक्रमण? तो कह रहा डेंगू संक्रमण में कैपिलरी लीक सिंड्रोम का कारण क्या होता है? तो हमारा 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इम्यून सिस्टम की ओवर एक्टिविटी। तो बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। तो 18वां क्वेश्चन कह रहा है रेबीज के इलाज के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? दर्द को कम करना, तंत्रिका तंत्र की सुरक्षा करना, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, वायरस को नष्ट करना? तो कह रहा रेबीज के इलाज के लिए
क्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो हमारा 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वायरस को नष्ट करना। तो बढ़ते हैं आगे। करा मलेरिया से प्रभावित रोगियों में ब्लैक वाटर फीवर किसके कारण होता है? हीमोलिसिस और हीमोग्लोबिन्यूरिया, किडनी फेलियर, उच्च बुखार के कारण, प्लेटलेट की कमी के कारण। तो करा मलेरिया से प्रभावित रोगियों में ब्लैक वाटर फीवर किसके कारण होता है? तो हमारा 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोलिसिस और हीमोग्लोबिन्यूरिया। नेक्स्ट, करा डेंगू वायरस का कौन सा सीरोटाइप सबसे गंभीर संक्रमण से जुड़ा है? डेन V1, डेन V2, डेन V3, डेन V4। तो ये क्वेश्चन हमने कई बार किया है, तो इसका आंसर हमारा क्या था? डेन V2। डेंगू वायरस का कौन सा सीरोटाइप क्या सबसे गंभीर संक्रमण से जुड़ा है? डेन V2। नेक्स्ट, करा रेबीज वायरस मुख्य रूप से किस न्यूरोलॉजिकल मार्ग से CNS तक पहुंचता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रक्त प्रवाह के माध्यम से, या लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से, या परिधि तंत्रिका के माध्यम से, या रीढ़ की हड्डी में प्रत्यक्ष संक्रमण से। तो करा रेबीज वायरस में मुख्य रूप से किस न्यूरोलॉजिकल मार्ग से CNS तक पहुंचता है? तो हमारा 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, परिधि तंत्रिकाओं के माध्यम से। तो बढ़ते हैं आगे। करा मलेरिया की रोकथाम के लिए WHO द्वारा अनुशंसित इंटरमिटेंट प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट का उपयोग किन लोगों में किया जाता है? गर्भवती महिलाओं और शिशुओं में, केवल बुजुर्गों में, केवल मलेरिया रोगियों में, या केवल उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में? तो करा मलेरिया की रोकथाम के लिए WHO द्वारा अनुशंसित इंटरमिटेंट प्रिवेंशन ट्रीटमेंट IPT का उपयोग किन लोगों के में किया जाता है? तो हमारा 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं में। तो बढ़ते हैं आगे। करा डेंगू के मरीजों में डेंगू हेमोरेजिक फीवर DHF की पहचान कैसे की जाती है? केवल तेज बुखार से, या हेमोकॉन्सेंट्रेशन और प्लेटलेट की अत्यधिक कमी से, या सिर दर्द और थकान से, या केवल वायरस के मौजूद होने से? तो करा डेंगू के मरीजों में डेंगू हेमोरेजिक फीवर यानी DHF की पहचान कैसे की जाती है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमोकॉन्सेंट्रेशन और प्लेटलेट की अत्यधिक कमी के कारण पता चलता है कि क्या डेंगू है। नेक्स्ट, करा रेबीज वायरस का प्रवेश द्वार आमतौर पर कौन सा होता है? आंखों के माध्यम से, संक्रमित भोजन खाने से, दूषित पानी पीने से, या संक्रमित जानवर के काटने से? तो हमारा रेबीज वायरस का प्रवेश द्वार आमतौर पर कौन सा होता है? तो हमारा 24 का हो जाएगा संक्रमित जानवर के काटने से, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। फिर करा मलेरिया के रेडिकल क्योर के लिए किन दवाओं का उपयोग किया जाता है? क्लोरोक्विन और आर्टेमिसिनिन, प्राइमाक्विन और टेफिनोक्विन, या एंटोवाकोन और प्रोगुआनिल, या मिफ्लोक्विन और डॉक्सीसाइक्लिन? तो हमारा 25वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइमाक्विन और टेफिनोक्विन। तो बढ़ते हैं आगे। करा डेंगू वायरस संक्रमण के दौरान सेकेंडरी इन्फेक्शन अधिक गंभीर क्यों होता है? प्रतिरक्षा प्रणाली के एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट के कारण, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होने के कारण, रक्त में वायरस लोड बढ़ने के कारण, केवल डेन V3 और डेन V4 संक्रमण के कारण? तो डेंगू वायरस में संक्रमण के दौरान जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है अधिक गंभीर क्यों होता है? तो हमारा 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरक्षा प्रणाली के एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट के कारण। तो बढ़ते हैं आगे। करा रेबीज की इनक्यूबेशन पीरियड आमतौर पर कितनी होती है? 1 से 3, 4 से 10, 1 से 3 महीने, या 6 से 12 महीने? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 से 3 महीने, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला कह रहा है मलेरिया में सर्व एनीमिया सीवियर एनीमिया का मुख्य कारण क्या होता है? RBC का अत्यधिक विनाश, प्लेटलेट की अत्यधिक वृद्धि, यकृत की क्षति और रक्त वाहिकाओं में सूजन? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो कह रहा है सीवियर एनीमिया का मुख्य कारण क्या होता है? तो हमारा 28 का राइट आंसर है RBC का अत्यधिक विनाश। RBC की क्या अत्यधिक क्षति क्या होता है? सीवियर एनीमिया, यानी मलेरिया में क्या सीवियर एनीमिया का मुख्य कारण क्या है? RBC का अत्यधिक विनाश होना। नेक्स्ट, कह रहा डेंगू बुखार में
वार्निंग साइन में से एक क्या है? हल्का बुखार, पेट में गंभीर दर्द और लगातार उल्टी, सामान्य ब्लड प्रेशर या सिर दर्द और ठंड लगना। तो कह रहा डेंगू बुखार में जो वार्निंग साइन है, मतलब जो क्या करता है, हमें बताता है कि क्या है, डेंगू बुखार है, तो गंभीर पेट दर्द और लगातार उल्टी बताता है कि क्या है, डेंगू बुखार है। आज का लास्ट क्वेश्चन, कह रहा रेबीज के मिलवैकी प्रोटोकॉल क्या है? मिलवैकी प्रोटोकॉल क्या है? एक नए प्रकार की वैक्सीन या कृत्रिम कोमा और एंटीवायरल उपचार की एक रणनीति या एक प्रकार का इम्यूनोथेरेपी उपचार और सिर्फ एक नैदानिक परीक्षण। तो कह रहा रेबीज के लिए मिलवैकी प्रोटोकॉल क्या है? तो हमारा 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम कोमा और एंटीवायरल उपचार की एक रणनीति। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।